हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल बीपीएससी एमवीआई का एग्जाम हुआ 9 अगस्त 2025 को एंड वी आर बैक विद साइंस एक्सप्लेनेशन। बहुत प्यारा सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ कुछ सवाल बहुत ट्रिकी है विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस। सो आराम से देखना ये वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेन पेपर लेके चलना, जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ करते रहना। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, बट स्टिल यू हैव टू। साइंस है, साइंस बिना लेटे और मतलब लेट के आप नहीं पढ़ना। साथ में पेन एंड पेपर लेके रहना और लिखते रहना, स्क्रिबल करते रहना जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आराम से देखना पूरा। चलो, पहला सवाल देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जितना कोशिश किया हूँ, और कुछ कुछ जगह सोर्सेज भी बता दिया हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सोर्स भी बताते रहना सर। सो सोर्स भी जहाँ जहाँ मुझे लगा, और जो जो नहीं सोर्स आप लूसेंट या एनसीईआरटी में सामने दिख जाता है, वो मैं छोड़ दिया हूँ, बिकॉज इट टेक्स टाइम, राइट। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेसनेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। हिंदी वाले भी देख लो, ठीक है। सबसे पहले समझो वेटलेस और वेट होता क्या है, अच्छे से सुनना ना। एक होता है वेटलेस, दूसरा होता है वेट होता है। समझो ऐसे हो, आप खड़े हो एक ग्राउंड में खड़े हो, है ना। आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो ग्रेविटी के थ्रू। जो ग्राउंड है वो भी तो कुछ अपना वेट आपको ढकेल रहा है, ग्राउंड भी पुश कर रहा है ना आपको। दिस इज कॉल्ड वेट। ये आपका वेट हो गया, है ना, वेट हो गया। वेटलेसनेस का कंडीशन में क्या होता है ना, आप फ्री फॉल कर रहे हो। मैं आगे बताऊंगा फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। आप फ्री फॉल कर रहे हो, देयर इज नो वन हु इज अपोजिंग यू। कोई ये वाला फोर्स नहीं आप पे एक्ट कर रहा है, जस्ट ग्रेविटी ही आप पे एक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ में आ रहा है फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नो अदर फोर्स इज एक्टिंग टू अपोज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया व्हाट इज वेटलेस, फ्री फॉल क्लियर हो गया। फ्री फॉल में क्या होता है, कोई अपोजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स नहीं है जो ग्रेविटी को अपोज कर सके। इसका आप एग्जांपल, बहुत सारे बथेरे एग्जांपल हैं। आप अगर झूला झूले हो, झूला नहीं, सर्कस में या फिर वो दुर्गा पूजा में क्या होता है वो, अ, बिजली झूला। बिजली झूला में एक टाइम एकदम ऊपर पहुंच जाते हो, ऊपर से जब नीचे आने लगते हो पेट में गुड़गुड़ी होता है, बहुत अचानक से फ्री फॉल होने लगता है ना आपका। दैट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल वेयर यू आर गोइंग विद अ वेरी हाई स्पीड। आपका इंस्टेंट वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन बढ़ गया, वेलोसिटी आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल समझो, ऐसा है कि एक बॉल है और एक पेपर है, दोनों को अगर मैं छोड़ूंगा तो कौन जल्दी गिरेगा। बिल्कुल सही। आप समझो कि मास इसका ज्यादा है तो ये पहले गिरेगा, और पेपर का मास कम है तो वो कम गिरेगा, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है ना, ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना, ये पीवाईक्यू बहुत बार आ चुका है, और ये अगर समझ जाओगे तो ग्रेविटी एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है फ्री फॉल, ग्रेविटी, पेपर, ये सब कैसे कौन पहले पहुंचता है, बहुत लोग गलत होता है। समझो, फ्री फॉल कंडीशन में यहाँ पे देखो, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस लगने के कारण इसका स्पीड कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया छोटा सा है ना, छोटा सा बॉल जो हम लोग खेलते थे क्रिकेट, टाइटैनिक बॉल, उसका सरफेस एरिया छोटा सा होता है ना। वैसे ही पता होगा, अगर अपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है कि सबसे कम सरफेस एरिया उसका होता है जो गोल होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आप पीजी में रहते हो या फिर रहते हो घर पे रहते हो, या फिर मम्मी आपको बोलती है कि मेहमान आने वाले, आप कपड़ा हटा दो। तो आप क्या करते हो, आप गुठरी बांध देते हो ना, मतलब गोल्स करके उसको नीचे बेड के नीचे फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। जो सर्कल होता है, जो स्फेयर होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। मैक्सिमम मिनिमम आपने ये पढ़ा होगा। सेम यही है, जो पेपर है उसका एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसके कारण इसको आने में ज्यादा टाइम लगता है। बट इन द केस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा बॉल है और जो हमारा पेपर है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। ये सवाल हर बार आता है एंड आप गलत करते होगे, बट आप कसम खाओ ये गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन, जैसे मैंने कल एलिमिनेशन वाले में बताया था, आप चौथे ऑप्शन से स्टार्ट करो पढ़ना। देयर मास बिकम्स जीरो इन ऑर्बिट। भाई साहब, एक होता है मास, एक होता है वेट। बहुत लोग तो इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। मास कभी चेंज नहीं होने वाला, आप समझ लो। आप अगर मास समझ लो हार्ट है, आपका हार्ट कभी चेंज तो नहीं होगा ना। आप जो हो, जैसे आपका हार्ट है वो, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या कनाडा जाओ या फिर आप
छपरा जाओ, जहाँ भी जाओ, आपका हार्ट तो चेंज नहीं होने वाला ना। दैट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सेम मास है, मास डज़न्ट चेंजेस। मास आप चाइना ले जाओ, आप मून ले जाओ, आप सैटर्न ले जाओ, जुपिटर ले जाओ, मास विल बी सेम। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बट वेट चेंजेस। वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, mg। जहाँ पे ग्रेविटी कम लगेगा, दैट प्लेस विल हैव लेस वेट। आई होप इट इज़ प्रीटी मच क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हट गया, देयर मास बिकम जीरो इन ऑर्बिट। ये तो है ही नहीं, मास तो हमारा सेम रहता है। इस पे आते हैं, देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्यूम इनसाइड नहीं होता है। देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस। देखो बहुत लोगों का ये एनालॉजी होता है कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होता है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, स्पेस में ग्रेविटी होता है, दो वो बहुत कम होता है। अभी आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या हम लोग G=10 लिखते हैं। बट जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह में होता है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वहां भी 8.7 के आसपास होता है। सो इट इज देयर। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रेविटी खत्म हो गया, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल देयर है। बट होता क्या है ना, जब स्पेसक्राफ्ट फ्री फॉल करता है ना, तो स्पेसक्राफ्ट भी अपना टेंजेंशियल स्पीड लगाता है। टेंजेंशियल स्पीड लगाने से क्या, एक अपोजिंग फोर्स हो जाता है, जिसके कारण वो उसी ऑर्बिट में घूमते रहता है। समझ में आ गया? और अंदर जो होता है वो फ्री फॉल करता है। अब पूरा क्लियर हो गया पिक्चर। तो आंसर क्या होगा, दे आर फॉलिंग विद द स्पेसक्राफ्ट अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल कंडीशन है। और ये देखो फ्री फॉल का ये जो मैंने पूरा बताया है, ये सारा आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब समझ में आ गया। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन अलोन। ठीक है, ये जो मैंने बताया था, बस ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। समझ में आया? एफ इक्वल टू, ये देखो एफ इक्वल टू एम जी होता है, इसको डिराइव करोगे, एम से एम कटा जी, तब ये आ जाएगा जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल देखो, कई बार पूछता है कि इक्वेटर में और पोल्स में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है। तो सिंपल यही फॉर्मूला है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको पता होगा इक्वेटर में रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डी इज इन डिनोमिनेटर। सो अगर आपका डी बड़ा है, आपका रेडियस बड़ा है इक्वेटर में, सो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लेस। और पोल्स में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर जी जो है ज्यादा होता है। अब पीछे समझ में आया, रटना नहीं पड़ेगा। साइंस क्यों रटते हो, साइंस रटना ही नहीं, इतना प्यारा सब्जेक्ट है वो। अब ये चीज कभी गलत नहीं करोगे, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं अब। और देखो यही चीज है जो मैंने बताया, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है और इंक्रीजेस करता है पोल। यही जो बोलोचन एनसीईआरटी ने किया वो मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा दिया हूँ। सो जो 10th वाले भी वो ध्यान से नोट बनाना है इस सारी चीज का। ठीक है, एग्जाम में आपके बोर्ड्स में आएगा ये डेरिवेशन करने वाला। और जो टीआरई वाले एस्पिरेंट्स है, बीपीएससी एस्पिरेंट्स, आईबीएससी, सारे लोग इसको अच्छे से पढ़ो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये तो पता होगा ना, घर पे अपन यूज करते हैं कॉपर वायर। सिल्वर का सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, बट वी डोंट यूज। अगर सिल्वर यूज करोगे तो अगले दिन वो चोरी हो जाएगा। कॉपर भी लोग चोरी कर लेते, तो सिल्वर तो ऐसी चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मैंने उस दिन पढ़ाया था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। रेजिस्टेंस का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ एरिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। क्लियर हो गया? सो अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो ऑफर कम करता है रेजिस्टेंस, तो उससे क्या होता है, करंट जल्दी पास करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इजीली मूव कर लेगा। आप समझो आपके लाइफ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जो आप फोन टाइम देखते हो, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम चलाते हो, अगर वो कम हो जाएगा तो यू विल बी इजीली स्टडिंग ना। आपका जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, वो अगर कम हो जाएगा तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, या फिर जो भी चीज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कॉपर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो जल्दी जल्दी हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर। ऑब्वियसली कॉपर एक गुड कंडक्टर है, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज कॉपर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। एंड सिल्वर इज आल्सो देयर, बट स्टिल सिल्वर इज नॉट यूज, बिकॉज इफ यू यूज सिल्वर देन इट कैन इजीली बी स्टोलन। तो पहले मैं पिछले बार भी मैं बताया था कि पहले मुझे लगता था कि अंबानी लोग के घर पे वो सिल्वर का होता होगा। सो भाई अब वो लोग भी कॉपर यूज करते हैं, हम लोग भी कॉपर यूज करते हैं, तो कौन कौन ही अमीर है, कोई ऐसा अमीर नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है, कॉपर वायर क्लास 8 या 9 के एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। पहले तो मुझे बताओ विटामिन के क्या है। विटामिन के, इसको फाइलोक्विनिन कहते हैं ना, फाइलोक्विनिन कहते हैं, फाइलोक्विनिन कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का एसेंशियल कौन सा एलिमेंट है जो उसको ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। समझ में आया? देखो बताता हूँ।
एक होता है कैल्शियम आयन Ca2+, बहुत बहुत काम का चीज़ है कैल्शियम, तभी मैं बोलता हूँ बैलेंस डाइट लिया करो, सब चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैल्शियम आयन का काम क्या है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट, जैसे मान लो आपका नहीं, किसी को भी चोट लग गया है, तो ब्लड गुजरते रहता है, ब्लड निकलते रहता है, बट हमें तो उसको क्लॉट भी करना है ना, अगर नहीं करेंगे तो फिर हेमोरेज हो जाएगा, ब्लड का कभी क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, तो ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड पूरा निकल जाएगा और वो इंसान का इंतकाल हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव ब्लड क्लॉटिंग, सो विच एलिमेंट इज एसेंशियल टू डू ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण से एक मैश टाइप का एक चीज हो जाता है और वहां पे थक्का बन जाता है। आप बचपन में देखते होगे, जब आपको चोट-वोट लगता था, तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे थक्का जम जाता था और वो खून बंद हो जाता था। बैंडेड का भी काम वही है, बैंडेड ऊपर से बस उस जगह को रोक रहा है। बट अगर आप समझो कि खून निकलते ही जा रहा है, तो बैंडेड भी क्या ही कर लेगा। सो आप समझो नेचुरल बैंडेड जो हमारा है, वो कैल्शियम आयन के कारण से होता है, क्योंकि वो थक्का बना देता है। समझ में आया? क्लियर हो गया सारी चीज़ें? वेरी गुड। अब समझो ऑप्शन क्या-क्या दिया है, बैरियम और रेडियम। बैरियम और रेडियम तो यार टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको क्यों डालोगे? स्ट्रोंशियम हमारी हड्डी में मिलता है, बोन में मिलता है, सो दैट इज दैट, बट कैल्शियम इज करेक्ट आंसर। ठीक है। और कैल्शियम आप कहाँ से पा सकते हो? कैल्शियम, अच्छा, प्लांट में अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो उससे होता है स्टंटेड ग्रोथ, मतलब बौना हो जाता है प्लांट। ठीक है, तो सबको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्पिनच से मिलता है, लीफी वेजी से मिलता है। ठीक है, अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ रहो, सारा चीज इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इस अगर कैल्शियम में कमी हो गई तो उससे रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स होता है। ठीक है, और मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है कैल्शियम आयन। तो बहुत लोग होते हैं जो फिटनेस में जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो कैल्शियम का टैबलेट खाते हैं वो, है ना, कैल्शियम का टैबलेट आता है तो वो खाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बात चल ही रहा है तो कुछ कुछ एलिमेंट्स बताता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पढ़ लो। पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम क्या करता है, नर्व इम्पल्स भेजता है अपने ब्रेन को, नर्व इम्पल्स भेजता है ब्रेन को। सोडियम का भी वही काम है, सोडियम का भी वही काम है, नर्व इम्पल्स भेजता है। और ये लो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जनरेट करता है, सॉरी एमआरआई तो वो होता है जो हमारे हार्ट में या फिर ब्रेन में जो मैग्नेटिक इम्पल्सेस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आयंस, पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। आपने ये फील किया होगा अगर आप जब फास्ट करते हो, जब आप फास्ट करते हो तो व्हाट हैपेंस, कुछ दिन के बाद आपका सर घूमने लगता है, चक्कर खाने लगता है, क्यों? आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गया, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम एंड पोटेशियम। इसीलिए आपको बोलता है कि आप वो पी लो, इलेक्ट्रोलाइटिक पाउडर पी लो, है ना, इलेक्ट्रल पाउडर पी लो, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, वही तो मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस का। सोडियम पोटेशियम आएगा, आपका ब्रेन फंक्शनिंग करने लगेगा, हार्ट फंक्शन करने लगेगा। सो दैट इज द रीजन। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। पोटेशियम हो गया। पोटेशियम कहाँ कहाँ मिलता है आपको? बनाना वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है। बनाना खाया करो, एप्पल खाया करो, बनाना खाया करो, ये सारी चीजें खाया करो। ठीक है। सोडियम, सोडियम का क्या होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम करने में मदद करता है, इक्विलिब्रियम करने में मदद करता है सोडियम। और सोडियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? बस ठीक है। फॉस्फोरस का देख लो। फॉस्फोरस मैंने बताया था, एडीपी प्लस फॉस्फोरस को ऐड कर दोगे तो एटीपी आ जाएगा। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है। और विटामिन की तो मैंने के बता दिया ना, फाइलोक्विनिन हो गया, हेमोरेज उससे होता है। ठीक है, सो ऑल इज डन। ठीक है, आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम खाना, ठीक है, दूध पीना, डेयरी प्रोडक्ट खाना, जो आप लोग सेलिब्रिटी लोगों को देख के बोलते हैं ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो सब मत करो। वो लोग का बहुत लोग होता है देखभाल करने के लिए। ठीक है, ये वाला तो अच्छा, ये वाला का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है, सबसे अधिक सिल्वर का है 1.60 × 10⁻⁹। और बाकी लोग का देखो, ग्लास वगैरह का देखो 10/14 है, 10/16 है, 18 है, ये देखो, ये है इसका इंसुलेटर का, नहीं दिख रहा होगा, बस देख लो 10/10 है, 10/14 है, इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, आपको पास ही नहीं करने देगा इलेक्ट्रिक। आपका ग्लास से कभी पास करा पाओगे? नहीं पास कराओगे ना। तो सिल्वर सबसे ऊपर है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। कॉपर, कॉपर से खितरी माइंस याद आना चाहिए, कोपरनिकस। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड। ठीक है, ये तो बच्चा सवाल है, हर बार पूछते हैं। एसिड बेस सॉल्ट का भी वन शॉट एक मैं ले आऊंगा। ठीक है, नो वरीज। पहला सवाल है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो एसिड। टोमेटो के लिए देखो, ओ से मैंने याद किया, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड तो है नहीं। एसिड प्रेजेंट ग्रेप्स, टार्टरिक एसिड बिल्कुल सही है। एसिड ऑरेंज हो गया, साइट्रिक फ्रूट हो गया, साइट्रस हो गया, सारा हो गया। और साइट्रिक जो ये होता है कहाँ पे मिलता है, कौन से एरिया में मिलता है? सवाना में मिलता है,
मेडिटेरियन में मिलता है, सूडान में मिलता है या चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है? ये कमेंट सेक्शन में बताना। जो साइट्रिक फ्रूट्स होता है वो कहाँ मिलता है? अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा, ये किताब है क्रिस्टोफर मार्लोई का, तो उसमें वो बहुत प्यारा किताब है डॉक्टर फॉस्टस, पढ़ना अगर कभी टाइम मिलेगा। इफ यू आर इनटू सुपर थिंग्स और ये सारी चीज़ों में है तो इंटरेस्ट, तो आप पढ़ना ये सारी चीज़ों में। एसिड प्रेजेंट इन रैंसिड बटर, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड बटर में क्या होता है? ब्यूट्रिक एसिड होता है। और मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। आंसर विल बी व्हाट? टोमेटो इज ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, अपने एंड स्टिंग आपने पढ़ा होगा वो सारी चीज से। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। नॉट करेक्ट पूछ रहा था, ये सवाल है। ठीक है, ये सब सवाल पेट सवाल है, कोई भी आयोग है इसका पेट सवाल है, ये हर साल पूछने वाला है। आपको ये सब सवाल गलत नहीं करना है, ये सब सवाल गलत करोगे आप इजिली आउट ऑफ द रेस हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। समझ में आया? ये सब गलत नहीं करना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। साउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी किससे रिलेटेड होगा? ये तो वो है रीजनिंग का जो सवाल आता है एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम है। तो साउंड से क्या होता है? वाइब्रेट, वाइब्रेशन आता है ना, वाइब्रेशन आता है ऐसे कैसे करके। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। रेजिस्टेंस, मैग्नेट, मोशन ऑफ मटेरियल तो नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेट से मुझे क्या याद आता है? एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट तो पता है ना, नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है ना, जिसके पास मैग्नेटिज्म बहुत देर तक रहता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी होता है परमानेंट मैग्नेट का कि उसके पास बहुत देर तक रहता है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या होता है? कोई एलॉय हो गया, मैग्नेट प्लस एलॉय ऑफ, किसका एलॉय हो सकता है? आयरन का हो सकता है, निकल का हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, ये सब बना के परमानेंट मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या होता है? ये एक्वायर करता है टेम्पररी मैग्नेटिज्म, एक्वायर करता है टेम्पररी मैग्नेटिज्म। समझो, ध्यान समझो इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके सामने पास करा दोगे ना, तो यहाँ पे मैग्नेट जनरेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो मैंने बीसीडब्ल्यू का टेस्ट 2 सॉल्व कराया था, उसमें ये सवाल आया था, सर ने पूछा था कि एटीएम मशीन में आप जो करते हो तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, डिटेक्ट कर लेता है मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वो चीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो उसका एग्जांपल बेल होता है ना, जो बेल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म तो कंप्लीट हो गया। फेरोमैग्नेटिज्म बताना। फेरोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में, हम लोग वो करते थे ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके करते फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, कोबाल्ट, निकल, वो सारा चीज पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्लियर हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, से बथेरे सवाल आते हैं, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, याद रहना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत लोग का वो न्यूमेरिकल छूट जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बोलता है डबल हो रहा है तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो देख डालना, उसमें सारा हम लोग ने सारा चीज करा दिया है, जो क्लास 10 का एनसीईआरटी है वो पूरा डिसाइफर कर दिया है, सो वो देख डालना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये भी सेम मैंने करा रखा था। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल मोबाइल है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। बट अगर मोबाइल ही नहीं है, अगर वो नहीं जा सकते इधर से उधर, तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, मोल्टेन लिथियम क्लोराइड। मोल्टेन लिथियम क्लोराइड, देखो दो चीज होता है, एक होता है सॉलिड लिथियम क्लोराइड, एक होता है मोल्टेन स्टेट में। सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट होता है क्या है? सॉलिड स्टेट में ना ये लोग लॉक्ड होता है, लॉक्ड इन क्रिस्टलाइज्ड लैटिस, क्रिस्टलाइज्ड लैटिस, लैटिस स्ट्रक्चर। ये क्लास 12 का सवाल है। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइज्ड लैटिस, लैटिस हो गया ये सब क्लास 11 या 12 में पढ़ा होगे आप लोग। मोल्टेन LiCl2 में क्या होता है ना, लिथियम क्लोराइड में क्या होता है, अब एक्वस सोल्यूशन में डालोगे LiCl2 को तो Li2 प्लस निकल जाएगा और 2Cl माइनस चार्ज निकल जाएगा, और ये मोबाइल है, आराम से ये जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ध्यान सुनो, सॉलिड LiCl2 में दे आर लॉक्ड इन क्रिस्टलाइज्ड लैटिस, उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। बट इन मोल्टेन LiCl2 केस में Li2 प्लस एंड Cl माइनस आर इन अ फ्री स्टेट, दे आर इन फ्री स्टेट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। सो क्लियर हो गया, LiCl2 जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, पहला वाला सही हो गया। मोल्टेन लिथियम क्लोराइड, अगर यहीं पे हमने डाल दिया होता सॉलिड तो दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सॉलिड में क्रिस्टलाइज्ड लैटिस में वो लोग श्योर होता है। अच्छा, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि बहुत लोग बाद में एनोटेट पीडीएफ पढ़ेंगे ना, तो ये वाला आंसर करेक्ट समझ में आ गया। मोल्टेन क्यों समझ में आ गया। कॉपर वायर तो आपको बचपन से पता होगा, कॉपर वायर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कॉपर क्लोराइड CuCl2 का देखो, अगर
अगर मोल्टन दिया होता तब ये कर पाता, बट CuCl2 in its solid state doesn't conduct electricity, so answer will be both A and B. बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था। बहुत लोग कॉपर वायर मारे होंगे इसमें, देखो इस बंदे ने भी तांबे के तार पे ही मारा है, तो तांबे के तार आंसर नहीं है। आंसर है मोल्टन लिथियम क्लोराइड भी और कॉपर वायर दोनों है, तो आंसर है ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? साइंस से मोहब्बत हो रहा है, यही करो, साइंस से मोहब्बत करके रखो। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हो। ओ भाई ये बहुत ही प्यारा सवाल है, कसम से बीपीएससी के लिए हैट्स ऑफ। ये सवाल इसने क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? एरोमेटिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये सवाल तो आप अगर लूसेंट से पढ़े हो या फिर आप क्लास 11 12 एनसीईआरटी पढ़े हो तो आप सोचोगे हैं ये क्या सवाल आ गया। चलो समझो, एरोमेटिसिटी में क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है इट शुड बी साइक्लिकल। ठीक है, साइक्लिकल मतलब गोल होना चाहिए, मतलब साइकिल क्रिएट हो जाना। अच्छा ये साइकिल है या ये साइकिल है, दोनों में से बताओ कौन सा साइकिलिक है। समझ मत लेना कि सर्कल है तो साइकिल ही होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। साइक्लिक मतलब तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है कहीं। अच्छा मान लो ऐसे है, ये साइक्लिक है? बिल्कुल नहीं, जुड़ा नहीं है ना, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। साइक्लिक मतलब होना चाहिए एक प्रॉपर जो जुड़ा हुआ है सब एक दूसरे से। ठीक है, एरोमेटिसिटी का पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी साइक्लिकल। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। बोलोगे ये भला क्या है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, बताता हूँ अभी। दूसरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट आप छोड़ सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये मत पढ़ो, इसका काम का नहीं है। ठीक है, जो क्लास 10 वाले वो 11 12 में पढ़ोगे ये सारी चीजें, और जो कॉम्पिटेटिव आपके भैया लोग हैं वो लोग इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, एक और है हक्कल रूल को ये ओबे करता है। हक्कल्स रूल को ये ओबे करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हक्कल्स रूल को ओबे करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सारा चीज बता रहा हूँ मैं। समझो, पहला एरोमेटिसिटी का प्रॉपर्टी अरोमा। पहला वर्ड जो है ना अरोमा, अरोमा इज इत्र, समझ लो खुशबू है ना, किसी चीज की खुशबू होती है, दैट इज अरोमा। आप बोलते हो ना कि अरोमा है इस चीज का, सो अरोमा वो तो वो चीज है, खुशबू है। और एरोमेटिसिटी क्या होता है? पहला कंडीशन है इट शुड बी साइक्लिकल। दूसरा कंडीशन क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा है क्या? sp2 हाइब्रिडेशन। और चौथा क्या है? हकल्स रूल उस ओबे करना चाहिए। हकल्स रूल में क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, चलो ध्यान सुनना। चारों साइक्लिकल है, इसमें मैं पता नहीं कर पाऊंगा। पहला कंडीशन इज क्लियर, sp2 हाइब्रिडेशन है सारा, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या कहता है ना, इसमें हम लोग को चेक करना है हकल्स रूल। कहता है हकल्स रूल में क्या होता है ना, 4n+2 इक्वल टू कितना डबल बॉन्ड है? 1 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फॉर्मूला याद करना है, डबल बॉन्ड इंटू 2, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 4n+2 इक्वल टू, पहला में क्या है? 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया हूँ। ठीक है, एरोमेटिसिटी का एक और प्रॉपर्टी है कि जो वैल्यू आता है वो इंटीजर में आना चाहिए। व्हाट इज इंटीजर? 0 1 2 3, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 0.5 0.6 ये सब नहीं आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें देखो 4n+2 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो, अब कुछ मत करो, 4n+2 इक्वल टू 4 है। n का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। 4n इक्वल टू 4 - 2 2, n कितना आ गया? 2/4 0.5, विच डजंट ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल कहता है कि इंटीजर में वैल्यू आना चाहिए। ये जो है हकल्स रूल, ये कहता है कि इंटीजर में मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मेरा वैल्यू कितना आया? 0.5, विच इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड इसमें आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो कुछ मत करो, 4n+2 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये जो फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इंटू 2, डबल बॉन्ड 3 है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 4n+2 इक्वल टू 6। 4n इक्वल टू 4, n बराबर 1। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। पूरा क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गया। वापस से देखो, एरोमेटिसिटी का पहला प्रॉपर्टी है साइक्लिकल होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी है sp2 हाइब्रिडेशन विच यू कैन स्किप वेरी इजीली। चौथा प्रॉपर्टी विच यू कैन नॉट स्किप, दैट इज हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी एन इंटीजर, इट शुड हैव एन इंटीजर वैल्यू, which what is the integer value? 0 1 2 3 4, it shouldn't have any decimal values, right? So in first question what we did, दो डबल बॉन्ड है, सॉरी हिंदी में आते हैं, क्या हम लोगों ने किया? दो डबल बॉन्ड है, उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 2 से, 4n+2 इक्वल टू 4 आ गया। सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू आया 0.5, विच डजंट ओबे हकल्स रूल, सो वी एलिमिनेटेड दैट सवाल। सेकंड सवाल पे हमने आए, 3 डबल बॉन्ड है, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर केम 6, और हम सॉल्व किए, n इंटीजर वैल्यू में आया, दैट इज टोटली गोइंग विद द हकल्स रूल, सो आंसर इज बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और ये आपको क्लास 12 एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा हो कितना इन डेप्थ सवाल पूछ रहा है? सो
मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इस बार केमिस्ट्री, इस बार साइंस से बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि आप लेवल देख रहे हो। मैं पिछले वो वाला सॉल्व कराया था, डीएसओ का पेपर सॉल्व कराया था, जिसने नहीं देखा वो देखना, उसके भी लेवल बहुत अच्छे हैं। और इस वाला ये सवाल तो यार बहुत ही प्यारा लेवल है, जिसको हकल्स रूल नहीं पता वो ये सवाल कर नहीं पाएगा। तो आप समझ रहे हो केमिस्ट्री कितना ज्यादा वेटेज, सॉरी साइंस कितना अच्छा वेटेज रख रहा है। 30 में अगर 30 लाना है तो आराम से अच्छे से पढ़ो, क्लास 9 10 एनसीईआरटी करो, और जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है मैं सारा का साइंस करवा दूंगा। तो बेफिक्र रहो, वो सारी चीज से बेफिक्र रहो। साइंस का मेरा गारंटी है आपको 30 में 30 करवाने का। बस शर्त है आपको रिवाइज करना है, जो मैं करा रहा हूँ उसको बार बार देखना है, वीडियो को देखो, बार बार नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, तब जाके वो चीज क्लियर होगा। एक एक जो लफ्ज बोल रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, सबसे एक सवाल बन सकता है। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था टॉपिक, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आय हाय हाय हाय, क्या प्यारा सवाल है ये भी। द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी। बहुत लोग तो ये सवाल देख के डर गए होंगे कि यार ये होता क्या है, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीज देख के घबरा गए होंगे। तो अपने घबराना नहीं है, मैं हूं ना। चलो मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। सबसे पहले समझो एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा ना, तो इट इज अ स्टेट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बोलोगे ये क्या लेमन लैंग्वेज है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब समझ लो, एक कोई इंसान है बहुत बेचैन है, मतलब वो इधर इधर से उधर बस घूमते रहता है, इधर उधर, मतलब एक जगह ठहरता नहीं। आप कहते हो ना आपके लाइफ में भी कोई ऐसा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि वो बहुत हापाजार्ड वे में काम करता है। कभी सुबह 8 बजे उठ जाएगा, कभी सुबह 3 बजे उठ जाएगा, कभी सुबह 12 बजे उठेगा, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है। देयर इज अ डिसऑर्डरनेस इन आपके अंदर भी, वो गुण होगा। आप भी कई चीज में बहुत डिसऑर्डर होते होगे। कोई कोई होता है वो बहुत ऑर्डर वे में रहता है, अपना घर अपना रूम बहुत अच्छे से सजा के रखता है, बट लड़कों का तो वही डिसऑर्डरनेस होता है। सो लड़कों में ज्यादातर होता है एंट्रोपी होता है, क्योंकि देयर इज अ रैंडमनेस, वो अचानक से कुछ भी कर लेंगे, ये सारी चीजें कर लेते हैं। सो दैट इज द केस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। नेक्स्ट कम्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या भला होता है, समझो। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना, वो कहता है जो समेशन होता है डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया किसी भी चीज का। अरे इंटरनल एनर्जी समझो ऐसा है, एक चट्टान है ना, हाइट एच, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की ऐसी है, लड़का स्मार्ट सा है, लड़की भी स्मार्ट सी है, ठीक है। अब दोनों के बीच में हो गया बहस हो गया है। सो लड़का और लड़की दोनों कूदने वाले हैं यहाँ से, ठीक, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है, कूदने वाले हैं ये चीज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, बिकॉज हाइट है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी नहीं है ना इनका। बट जैसे वो नीचे कूदेंगे यहाँ पे समझो, इस वाले पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh/2, मतलब हाफ समझ लो h/2। तो यहाँ पे दोनों ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड यूई। यहाँ पे दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी है। ये नो वे इट इज रिलेटेड टू दैट सवाल, बट स्टिल मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ एनर्जी का, कैसे एनर्जी होता है। अब जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा ये दोनों, तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो फिर भी रहेगा ना, हाइट कुछ तो हाइट है अभी भी यहाँ पे। सो दैट इज अ केस। और यहाँ पे आएंगे तो दोनों बच गए तो बढ़िया है। चलो समझ में आ गया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फ्री एनर्जी पे आओ यार, ये भी सवाल क्लास 12 एनसीईआरटी का है। हम तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे आईटी के टाइम पे। तो इसमें क्या होता है, सवाल क्या है, फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी दो टाइप का होता है। फ्री एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हर्शल गिब्स 434 जो चेज किया था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ। दूसरा होता है हेलमोट्स, यार मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, हेलमोट्स नाम था, हेलमोट्स फ्री एनर्जी, हेलमोट्स एनर्जी, हेलमोट्स एनर्जी। इसका बस फॉर्मूला याद करो, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, बस ज्यादा मत समझो, ये काम का है भी नहीं। डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। इसमें गिब्स एनर्जी भी है और हेलमोट्स एनर्जी भी है, ठीक है। डजंट, ये काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी, इससे कई बार सवाल आया है, एंथैल्पी ध्यान सुना, एंथैल्पी होता क्या है। एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं हीट कंटेंट। एक कोई सिस्टम में एक कोई सिस्टम में कितना हीट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। और वो कितना हीट रिलीज कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ध्यान सुनो, एक सिस्टम में एक सिस्टम में कितना हीट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। और वो कितना रिलीज कर सकता है या वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एन एंथैल्पी। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। क्लियर हो गया। एंट्रोपी आपको याद हो गया, इंटरनल एनर्जी आपको याद हो गया,
समेशन ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला डायग्राम से आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? स्टोर्ड जो एनर्जी होता है अंदर में आपके, सब दोनों होता है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों होता है। और एंथैल्पी क्या होता है? हीट होता है, हीट कंटेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में या तो वो एब्जॉर्ब करा देगा या फिर रिलीज करा देगा। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। ये सवाल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही प्यारा सवाल है। 2 सवाल जो आया था बहुत बहुत अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लप्पू से सवाल, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए बट फिर भी करा देता हूँ। सोडियम क्लोराइड से मुझे क्या याद आता है? NaCl। NaCl से बताओ मुझे क्या क्या याद आता है? NaCl भाई, ये हेल्प्स इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में मदद करता है। सोडियम आयन से तो ऑब्वियसली चार्ज ये करेगा, ठीक है। और क्या करता है? NaCl सोप बनाने में मदद करता है, सोप बनाने में मदद करता है। NaCl आप खाते हो, सॉल्ट नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3, व्हाट इज NaHCO3? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या चीज से बनता है वो मुझे बताना, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाते हैं और क्या चीज़ करते हैं इससे? वेरी इंपॉर्टेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा, फायर एक्सटिंग्विशर से काम क्यों आता है? क्योंकि जो CO2 होता है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। अगर कहीं भी जलता है, आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी या फिर आप फ्लैट या फिर कहीं भी रहते हो, सो देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें CO2 होता है। क्यों? CO2 जो होता है आग को बुझा देता है। इट डजंट कम मतलब वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। उसके खिलाफ है, कंबशन के खिलाफ है। सो दैट इज व्हाई वी यूज CO2। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको याद आ गया, दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब आते हैं सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, जो आप अभी जो मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है पीछे आवाज आपको आया होगा, तो वॉशिंग सोडा में हम लोग क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो क्लींजिंग एजेंट है। क्लींजिंग एजेंट से मुझे याद है, व्हाट इज सरफेस टेंशन? कमेंट सेक्शन में बताना सरफेस टेंशन क्या है। वो आप कैसे आपको जो गंदगी होता है उसको कैसे साफ करता है, ठीक है। और वॉशिंग सोडा से क्या होता है याद आता है मुझे। वॉशिंग सोडा से एक तो मैंने बताया क्लींजिंग एजेंट है, दूसरा है अच्छा ग्लास बनाने में मदद करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। NaHCO3, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का हो गया। NaHCO3 मैंने बता दिया। कुछ और बचा है क्या? अच्छा ब्लीचिंग पाउडर भी थोड़ा सा पढ़ लो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से वो होता है ना, मतलब अगर मेलानिन ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर देता है। तो ब्राइडल मेकअप वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर ही लगाते हैं वो, ताकि जो फेस होता है थोड़ा सा डल से ब्राइट दिखे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था? COCl2 होता है ना। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? स्लेट लाइम, COH वोल्ट वाइज, दैट इज कॉल्ड स्लेट लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल पूछता है BPSC। प्लस Cl2 ऐड करो, COCl और Cl2 देता है और पानी निकल जाता है। शायद अपने को क्या है, अपने को पानी, COCl Cl2, ये दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गया, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा अपना सोडियम हाइड्रोजन का सोडियम कार्बोनेट हो गया। और बेकिंग पाउडर आपको याद है, बेकिंग सोडा आपको याद है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी याद है आपको, अल्कली ये बेस है, ठीक है। सारा क्लियर हो गया पिक्चर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कितना मिनट हो गया भाई साहब? 32 मिनट हो गया। 4-5 सवाल और करना है। चलो साइंस में थोड़ा सा बहक जाता हूँ, बट ठीक है, आप लोग को पसंद आता है साइंस तो अच्छे से पढ़ो। ये सब सवाल समझ रहे हो, सारा चीज क्लियर करा देता हूँ मैं। ये तो है बच्चों को ला सवाल, है तो खुद आप लोग कर लोगे, ठीक है। याद आ गया। सोलर पैनल क्या करता है? सोलर से हीट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। बस आसान सवाल है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक से मोटर में करेगा, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल में करेगा। ये सब सवाल तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सवाल पर आओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, बिल्कुल सही है। अगर दो बॉडी है, दोनों को रब करोगे तो क्या होगा? रब करने से हीट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी है। दो सब हीट करोगे, मतलब रब करोगे तो हीट जनरेट होगा, दैट इज करेक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, बिल्कुल सही है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, मस्त, साइकिल ऐसे नहीं होता है, साइकिल चला रहे हो, अ, अरे मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप बैठे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चल रहा है, तो जो जो रोड होता है वो भी तो अपना फ्रिक्शन निकालता है ना आपको। नहीं तो आप तो जाते रहते हैं। अब यहाँ से अगर आप कहाँ पे हो, मान लो किशनगंज में हो, तो यहाँ से चलते चलते आप सीधे गैंगटॉक पहुंच जाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो देयर शुड बी अ फ्रिक्शन ना, आपको बताए, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करे। समझ में आया? तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन इज एन ऑलवेज अपोजिट मोशन, बिल्कुल सही है। अगर आपका मोशन ये है तो फ्रिक्शन विल एक्ट हेयर, ताकि आपको रोक सके। क्लियर है? टू इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन वॉकिंग। भाई साहब मैं अभी अभी मैं टैबलेट में लिख रहा हूँ, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बाबा के कारण से मैं लिख पा रहा हूँ। चौक से अगर लिखते हो, अगर वॉक करते हो, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपके जो आपके आपके फर्श पे आपके जो
क्या कहते हैं, टाइल्स वाला अगर आपका फ्लोर है, उसमें अगर आप वो डाल दोगे, जो हम लोग पोछा मारने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, अगर वो डाल दोगे तो आप गिर जाते हो ना, स्लिप कर जाते हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रहेगा तो आप ईज़िली वॉक कर पाओगे। आपने कई बार देखा होगा, आप लद्दाख जाते हो या फिर लेह जाते हो, तो वहाँ पे जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ की सिल्ली पे आप नहीं चल पाते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है वहाँ पे, नहीं हो पाता है और आप स्लिप कर जाते हो। ठीक है? सो फ्रिक्शन होना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल इन वॉकिंग, इट इज़ नॉट यूज़फुल इन वॉकिंग, ये गलत हो गया। तीसरा काट दो, ये काटो, ये काटो, ये आंसर हो गया। लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, सही बात है। लुब्रिकेशन तभी हम लोग करते हैं ना, लुब्रिकेंट्स डालते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। जिसके कारण से गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो तो क्या करता है, फ्रिक्शन को रोकने के लिए लुब्रिकेंट डालता है। लुब्रिकेंट में क्या हो सकता है, बोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ग्रीजिंग हो सकता है, ये सारे से हमारा फ्रिक्शन रुक जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? फ्रिक्शन को अगर थोड़ा और से जानना है तो फ्रिक्शन को जान लो ऐसे। फ्रिक्शन फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, नहीं तीन टाइप का होता है। क्या क्या होता है, स्टैटिक, रोलिंग, और एक क्या होता है, स्लाइडिंग होता है ना। ये भी एक सवाल आया था ना, मेरे को याद आ रहा है, कोई एक पीवाईक्यू आया था या फिर बीसीडब्ल्यू के टेस्ट में हम लोग ने किया था। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो मतलब लेटा हुआ है आराम से, समझो ठंड के मौसम में लेटा हुआ है, तो उसको हटाना वहां से मुश्किल है ना। बट रोलिंग है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब सरफेस एरिया बहुत कम है, कम फ्रिक्शन लग रहा है। जब बॉडी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, आप समझो एक स्लोप है, स्लोप से अगर आप लुढ़क रहे हो तो आप बिना फ्री फॉल, एक कंडीशन टाइप का, हाइपोथेटिकल वे में बोल रहा हूँ, फ्री फॉल टाइप का आता है ना, फ्रिक्शन बहुत कम होता है क्योंकि आपका सरफेस एरिया बहुत कम है। ये गोल सी चीज को अगर आप रोल करा रहे हैं, एक तो ऐसे ही उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है और वो रोल कर रहा है, स्लाइड, हाँ वो समझो रोल ही कर रहा है, तो रोल करते वक्त सरफेस एरिया बहुत कम हो गया तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, तो आराम से रोल करते 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 पहुंच जाता है। तो आप लोग कई बार देखते होंगे जो मुश्किल सवाल होता है, उसको हम लोग क्या होता है, एक प्लैंक के थ्रू हम लोग करवाते हैं। आप देखे होगे ना, गाड़ी जो होता है शोरूम से निकलता है तो एक प्लैंक के थ्रू से गाड़ी आता है ना, या तो ऐसा तो नहीं है गाड़ी उठा के आप ले आते हो, गाड़ी को प्लैंक के थ्रू लाते हो, क्योंकि वर्क डन उसमें कम हो जाता है, फ्रिक्शन उसमें कम ऐड करता है। क्लियर हो गया पिक्चर? आराम से सारा चीजें क्लियर हो गया। सबसे देखिए इसका होगा, स्टैटिक का होगा, फिर स्लाइडिंग का होगा, फिर रोलिंग का होगा। रोलिंग का सबसे कम फ्रिक्शन होता है। क्लियर हो गया पिक्चर? फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस क्या होता है? हेटेरोजेनियस में क्या होता है, अगर किसी में डालोगे, अगर यहाँ पे कुछ चीज हम डाल दिए तो ये मिक्सचर अलग होगा, ये मिक्सचर अलग होगा। बट होमोजेनियस में क्या होता है, घुल मिल जाते हो। आप क्या बोलते हो, मैं तो नमक की तरह हूँ, मैं शुगर की तरह हूँ, मैं घुल मिल जाता हूँ। और कोई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, मेरी तरह इंट्रोवर्ट होते हैं, वो घुल मिल नहीं पाते, है ना। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो हर चीज में घुल जाते हैं, और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो घुल मिल नहीं पाते, वो अलग रहना चाहते हैं, फैमिली से, मतलब फैमिली से नहीं, रिलेटिव से कट ऑफ रहना चाहते हैं, थोड़ा कम सोशलाइज होते हैं। सो दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। और होमोजेनियस क्या होता है, वो घुल मिल जाते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर का आप सारे एग्जांपल ले सकते हो। आप अगर पानी में नमक डालोगे तो वो आप उसको सेपरेट तो नहीं कर पाओगे ना। ऐसा तो नहीं है आपने पानी डाला, अब आप चम्मच लेके उसको पूरा सेपरेट करो, नहीं, वो घुल जाता है। सो दैट इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया? एयर क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है, बहुत सारा मिक्सचर इसमें होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है। ब्रास क्या हो गया, कॉपर और जिंक का बना हुआ है, ठीक है। और स्मोक में क्या बहुत सारा होता है यार, एम पी एम 2.5 होता है, PM10 होता है, अलग अलग टाइप का उसमें भी गैसेस होता है। बट एक्व सोल्यूशन ऑफ शुगर क्या होता है, घुल जाता है, तो दैट इज होमोजीनियस। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। DNA एंड RNA वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उसको पढ़ लेना। वो याद किया हो ना, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन थायमाइन, वो DNA का पार्ट है। और RNA में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंसिंग कैरेक्टर क्या है दोनों के बीच में, दैट इज यूरेसिल। एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन तीनों में प्रेजेंट है। इसमें DNA में प्रेजेंट है थायमिन, ये थायमिन DNA में प्रेजेंट है, और यूरेसिल किस में प्रेजेंट है, RNA में। यही सवाल था। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड से भी रिएक्ट करे, बेस से भी रिएक्ट करे, दोनों तरफ से मजा ले, उसको कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें आंसर है जिंक ऑक्साइड। अब आपको पता है मैं शांत बैठने वाला हूँ नहीं, रिएक्शन कराऊंगा। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कोई भी एसिड का नाम बताओ, ठीक है, HCl ही बता दो। HCl कहाँ होता है, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। रिएक्शन देखो क्या होता है, ZnCl2 निकलेगा, 2HCl दिए दिया ना, और पानी को निकाल दो, आज ब्लू है पानी, पानी ZnCl2 और H2O, ठीक है, रिएक्ट किया। अब आप बोलोगे ठीक है एसिड से तो आप करवा दियो, अब बेस से करवाओ रिएक्ट। जी हुजूर। इसका रिएक्शन होता है 2Na दे दूंगा तो क्या निकलेगा, Na2ZnO2, O दो दो तीन है ना, और क्या निकाल दूं, पानी निकाल दूं, H2O, 2H 2 3,
2 3 बैलेंस हो गया, Na2ZNO2 H2O 3 3, हाँ ठीक है। ये रिएक्शन देगा तो हमारा बेस से भी रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड, और एसिड से भी रिएक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 भी जो है सेम प्रॉपर्टी शो करता है, Al2 3ZNO। ये एक सवाल प्रोबेबल है, आराम से ये सवाल आएगा, ये सवाल आप गलत मत करना। एक सेकंड है, पानी पीने दो मुझे। शिट, मैं पानी लाया नहीं हूँ बॉटल यहाँ पे। हाँ, नहीं है, छोड़ो। Al2O3 और ZNO, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया सारी चीजें? तो दिस इज द आंसर, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यार बेस से रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये एसिड से रिएक्ट कराएगा तो क्या देगा, MgCl2 दे देगा और वाटर को निकाल देगा। ठीक है, बस एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद आना चाहिए, CaO ट्वाइस। सोडियम ऑक्साइड याद आना चाहिए। ठीक है, अब तो आसान से बन जाएगा। कितना सवाल है, 2 सवाल बचा है। चलो, 40 मिनट्स हुआ है। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत प्यार से मैंने बताया था, जो साइंस का प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट किया है, प्लीज उसको वॉच करना, और एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा दैट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू साइंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, याद आना चाहिए आपको। मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, पैरेलल 90 डिग्री पे जाता है ना वो ट्रांसवर्स वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने बहुत अच्छे से बताया था, गामा, चलो रिवाइज कराता हूँ, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड अदर इज रेडियो वेव्स। ऐसे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घट जाता है, और फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी घटेगा वेवलेंथ बढ़ेगा। गामा रेस, एक्स रेस का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपने हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फटा था उसमें क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से आप जो वहाँ के जो अवाम थे उनके बॉडी में पेनिट्रेट कर गया था वो चीज। तो अभी तक आप देखे होगे जापान का हिरोशिमा के जो लोग हैं अभी तक दे आर ट्रॉमेटाइज्ड, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, नॉट ओनली इन मेंटली, दे आर फिजिकली। जो उनके आगे के नस्ल है उनको, उनके साथ भी वो प्रॉब्लम हुआ है, किनका डिफॉर्म पैर आया है, किसी का डिफॉर्म किडनी आया है, ये सारे प्रॉब्लम आया है। सो एटम बॉम्ब जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, निकलते हुए दिखता नहीं है, जस्ट पेनिट्रेट कर जाता है बॉडी में, लिवर में घुस जाएगा, किडनी में घुस जाएगा और उसको पूरा खा जाता है। एक्सरे मैंने कहीं पे बताया, और थैंक यू सो मच। लोग आंसर देते हैं जो मैं सवाल पूछता हूँ, और उनका रिवाइज भी होता है। ठीक है, रोहन जैन आपको याद हो गया होगा, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होते रहेगा और वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। इसीलिए आप देखते होगे रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल में आप क्या यूज करते हो, रेडियो वेव्स यूज करते हो। क्लियर हो गया? विच द फॉलोइंग आर नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव्स आपको पता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रॉपर्टी क्या है, वो पैरेलली जाता है। सो 3 इज करेक्ट, आई मीन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। और तो हो नहीं सकता है, ए बी डी, ए बी डी वीडियो बाबू। ठीक है, ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या सवाल है, अ पर्सन कैन हेयर अराउंड अ कॉर्नर बट कैनॉट सी अराउंड इट। क्या सवाल है, अ पर्सन कैन हेयर अराउंड अ कॉर्नर बट कैनॉट सी अराउंड, क्या लिखा है, रुको ध्यान से पढ़ने दो। अ पर्सन कैन हेयर अराउंड द कॉर्नर बट कैनॉट, अच्छा अच्छा साउंड के बारे में कह रहा है। ठीक है, पर्सन ऑब्वियसली सुन ही सकता है ना, देख थोड़ी सकता है साउंड, कोई देखा है ऐसे ऐसे दिखता थोड़ी है साउंड, फील कर सकता है साउंड। ठीक है, अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी किससे हम लोग ये करते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइट वेव्स कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल्स मोर इजीली देन साउंड वेव। भाई साहब ये तो बहुत ही वाहियात सा है, लाइट वेव्स कभी थोड़ी डिवेट करता है, और साउंड वेव से तो नहीं कर सकता है। तभी ना साउंड वेव, आप समझो आप, ये कमरा है, ये कमरा है, अगर आप किसी का लड़ाई हुआ है, दो लोगों के बीच में या कपल के बीच में लड़ाई हुआ है, तो दूसरा वाला क्या होता है, कान से सुनते रहता है। अगर अपने दोस्त से बात कर रहा है तो कान लगा के सुनते रहता है कि ये क्या कह रहा है। क्यों सुन सकता है, क्योंकि वो बेंड करता है ना, डिफ्रैक्शन के थ्रू साउंड बेंड कर सकता है, बट लाइट बेंड नहीं करता ना। लाइट आप कभी देखे हो, आप टॉर्च अगर जलाते हो, एक बॉल से दूसरे बॉल में पास करना है, तो टॉर्च थोड़ी आपका पास होगा, नहीं कर पाता ना, लाइट पे पास नहीं कर पाता है, बेंड नहीं कर पाता है। बट साउंड में बेंड बेंड कर लेता है। जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाले रूम में कोई बंदा बैठा होगा, वो मेरा आवाज सुन सके। सो दैट इज बिकॉज साउंड वेव कैन इजिली बेंड थ्रू इजिली, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बट लाइट वेव डजंट हैव दैट प्रॉपर्टी। आपने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, बट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। क्लियर हो गया पिक्चर? साउंड से आपको याद होना चाहिए डिफ्रैक्शन, और लाइट से आपको याद आना चाहिए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, से सारी चीज याद आना चाहिए। एक सवाल आपके लिए, जो शॉर्ट ट्विंकल करता है वो क्यों करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से करता है, या किस चीज से करता है? दूसरा सवाल नोट डाउन करो, डायमंड जो टिमटिमाता है, चमकता है, वो किस चीज से किस चीज के लिए होता है? तीसरा सवाल नोट डाउन करो। कि आपको सवाल मजा आ रहा है, साइंस में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, साइंस अब टफ नहीं लग रहा है? अगर हाँ तो खुश हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो।
ठीक है, तो ये सवाल आर फॉल्स है, फॉल्स को काटो एंड ए इज ट्रू। नेक्स्ट सवाल, फीड मी, ओह नेक्स्ट खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव, एंड अच्छे से रिवाइज करो। साइंस इज वेरी वेरी डुएबल। साइंस बहुत लोग स्किप करते हैं, साइंस के अच्छा कोई है भी नहीं जो पढ़ाता है, सो आपका प्रॉब्लम है नहीं। और लोग करते भी है तो अब साइंस का वीडियोस अगर यूट्यूब पे आप देखोगे भी तो वो रटवाते हैं वो चीज़ एडोटेरिया या फिर घटना चक्र के लाएंगे, बस बता देंगे कि यार ये सवाल है, कोई ऐसा स्पेसिफिकली बताता नहीं है। तो इसीलिए साइंस बहुत लोग कम पढ़ाते हैं, क्योंकि साइंस का एक तो वो चाहिए होता है ना, थोड़ा-सा हर चीज़ का नॉलेज चाहिए होता है साइंस के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई लोग हेजिटेट करते हैं साइंस पढ़ाने से। बट आप अच्छे से पढ़ो, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री जस्ट उसका यूटिलाइज़ करो, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करो। ये वाला पेपर धीरे-धीरे सब आएगा, साइंस का आएगा, उसके बाद हिस्ट्री का आएगा, करंट अफेयर्स का आएगा, पॉलिटी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। सो ऑल दिस विल बी कमिंग इन टुडे और नेक्स्ट टुमारो तक आ सकता है, आ जाएगा। बट आपका काम यही है कि आप अच्छे से वीडियो देखो, रिवाइज़ करो, मल्टीपल रिवीजन करो। जो भी मसला है, जो भी मसाइल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। और इसका टेलीग्राम में हम डाल देंगे आपको पीडीएफ, आप वो देख लेना। इसके अलावा बहुत लोगों का क्वेरीज आ रहा है जुलाई करंट अफेयर्स, तो यार मैं काम कर रहा हूँ इतने, मतलब मैं बता रहा हूँ 15 दिन में मैंने 57 वीडियोस बना दिया है। 15 दिन क्या, 13-14 दिन में 50% वीडियो बना दिया। तो हैव पेशेंस, मैं अगर बोला हूँ, इफ आई हैव कमिटेड समथिंग आई विल प्रॉमिस, आई विल डिलीवर दैट। सो प्लीज उस चीज को मत समझो कि मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं करूंगा। जुलाई करंट अफेयर्स इज वेरी मच प्रोबेबल, आधा काम हो चुका है, आधा हो जाएगा। और मुझे लगा था कि ये एग्जाम हुआ है तो जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये करवा दिया हूँ, ठीक है? बट इट विल बी कमिंग इन अपकमिंग डेज। सो यही कहना था। तो लास्ट में यही करो, अच्छे से पढ़ाई करो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।